जैसे आने वाले साल हमको काटना, मान लीजिए हमको सितंबर में, जनरली सितंबर अक्टूबर में कटाइए, सितंबर में काटना है, तो हम क्या करेंगे कि अभी से उसकी मार्किंग करेंगे। अभी से मतलब यानी जैसे ये सितंबर ख़त्म होता है, सितंबर के बाद से मार्किंग क्या करते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि भाई हमारा इसकी जो सीमा है स्कूप की, वो सीमा सही है या नहीं है। अभी बहुत सारे हमारे भाई डिप्टी साहब भी बता रहे थे कि हमारे 3 कूप मिले हैं साहब काटने के लिए, तो वो उसकी सीमाएँ कहीं निश्चित नहीं है, नया वर्किंग प्लान बना, तो क्या सीमाएँ सबसे पहले निश्चित हो, है ना। उसको करना पड़ता है, देखना पड़ता है, GPS से मिलान करना पड़ता है और उसकी सीमाएँ काट के और निशान लगा के बराबर। फिर उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पर घने जंगल, घने मतलब पेड़ है, कहाँ उस कूप में कहाँ घने पेड़ है। तो घने पेड़ों में हम क्या करते हैं कि जो नज़दीक पेड़ है ना उनमें से, क्योंकि नज़दीक रहेंगे तो भोजन उनको बराबर नहीं मिलता, प्रकाश भी नहीं मिलता, तो इसलिए नज़दीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ है, तो हम लोग जो है जो खराब पेड़ है, जो लगता है कि आने वाले समय में ये उतना अच्छा नहीं रहेगा, उसको काटें, उसको निकाल काटने के तुरंत नहीं काटते, पहले निशान लगाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में ये भी है कि मैंने आपको बताया था ना कि सागौन के जो है ज़्यादा, तो पहले क्या होता था कि सागौन के जो पेड़ों से की लकड़ी से जो हमारा फर्नीचर बनता है ना, तो फर्नीचर जो बनता है तो महंगा होता है, इससे क्या सागौन की लकड़ी महंगी जाती है, तो पहले हम अच्छे सागौन के वृक्ष बचाया करते थे। लेकिन जैसे अब मान लीजिए भीड़ है, बहुत सारे पेड़ एक जगह हैं, तो हम सागौन के पेड़ को पहले काटते हैं। अगर मान लो हरे रहने वाले पेड़ जो है ना, जो वहाँ है, तो उनको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा करेगी। ये भले ही पैसा देने वाला भले ही पहले ही चला जाए, है ना, तो उसको हम इस तरह से मार्किंग करते हैं। फिर उसके बाद में ये तो भीड़ वाला स्थान हो गया, जहाँ पर फिर पोले वृक्ष हैं, तो पोले वृक्ष भी 1 हेक्टेयर में 4-5 छोड़ते हैं और बाकी काटते हैं, तो 4-5 क्यों छोड़ते हैं? पोले वृक्षों को क्यों छोड़ा जाता है? तो बताएगा पोले वृक्षों को क्यों छोड़ते हैं? हाँ बिल्कुल सही। कौन सी क्लास में थे? बहुत अच्छा जवाब है आपका। पक्षी उसमें घोंसला बनाते हैं, पक्षी को आवाज़ रहता है, पक्षियों का घर है ना, ठीक है ना। तो पोले वृक्ष जो है, और भी बहुत सारे उसमें जीव जंतु रहते हैं, छिपकली वगैरह भी रहती है ना। तो जंगली या वन्य प्राणियों का उसमें वास। उसके बाद कुछ हम ऐसे 2-4-5 जो है सूखे वृक्ष भी प्रति हेक्टेयर छोड़ते हैं, सूखे जो खड़े, उनको क्यों छोड़ा जाता है भाई? सूखे वृक्षों को क्यों छोड़ते हैं? कैसे आएगी? अब मर गया वो उसका है, तो सोच तो रहा है ना, सोच रहा है, आप लोगों को सोचना ही बंद हो गया, उसका तो सोचना चालू है ना। बोला उन्होंने कि उससे पत्तियाँ आ सकती, पत्तियाँ नहीं आएगी उसमें। क्या कारण उसका ये है कि कुछ मतलब पक्षी ऐसे होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आदत में होता है कि वो सूखे पेड़ पर ही बैठते हैं, इसलिए उनको नहीं काटा जाता। तो यानी क्या, मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ, अब आगे इधर जाएंगे ना तो फिर बताऊँगा मैं, यहाँ बहुत देर हो जाएगी, कि हर जीव मतलब वनस्पति भी और जीव जंतु भी, वो एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से मतलब जो जंगल को पहले निशान लगा देते हैं और फिर निशान यानी डामर गेरू वगैरह से निशान लगाते हैं, फिर उसको बाद में कटवाते हैं। और ऐसे भी नहीं जब हमने निशान लगा दिया तो हमारे जैसे ये हमारे जो बहुत सारे वन रक्षक जो बैठे हुए हैं ना, जो हमारे को देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा मतलब इन्हीं का रोल रहता है, यही मतलब सुरक्षा करते हैं जंगलों की, क्योंकि मौके पे रहते हैं। वो जैसे देखो मैडम बैठी हो, ये लोग करते हैं, है ना, मार्किंग। और फिर उसके बाद में जो हमारे डिप्टी साहब होते हैं वो देखते हैं आके, फिर रेंजर साहब देखते हैं, फिर SDO साहब देखते हैं, फिर DO साहब भी देखते हैं कि इन्हें कैसी गलत झाड़ तो मार्क नहीं कर दिया। इस तरह से सावधानी पूर्वक हम झाड़ों को काटते हैं निशान लगा के, ऐसा नहीं कि उठपटांग हमने काट दिया, ठीक है ना। तो
इसमें हमको मतलब अब क्या अभी क्या क्या समझ में आया कि खोखले वृक्ष रखना अच्छा। और इसके अलावा हम फलदार वृक्ष बिल्कुल भी नहीं काटते। फलदार वृक्ष क्यों नहीं काटते? ये जो वन्य प्राणियों के लिए भोजन है, ठीक है ना। उसके अलावा जो लघु अनुपज यानी लघु अनुपज देने वाले वही फलदार कहलाए, अचार वगैरह, इनको भी बिल्कुल नहीं काटते, ठीक है ना। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी है कि जो झाड़ हमारे जंगल में कम होते हैं। ये तो इस जंगल का सबसे गोरा झाड़ मालूम है? हाँ, सबसे गोरा गोरा जैसे पहाड़ियों को दिखता है, उससे गोंद भी निकलता है, वो निकलता है, वो बहुत ही ना, उसको बोलते हैं गुल्लू। कुल्लू भी बोलते हैं, गुल्लू कढ़ाई भी बोलते हैं, कढ़ाई भी बोलते हैं, है ना। उससे गोंद निकलता है। ये पेड़ जो है कढ़ाई यानी गुल्लू या बोले ये पेड़ जो है हम बिल्कुल भी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? ये इन पेड़ों का जो गोंद निकालने के लिए इसमें बहुत घाव बनाए जाते थे पहले, और वो घाव इतने ज़्यादा गहरे होने लगे, ज़्यादा लालच में कि ज़्यादा हमको गोंद मिल जाए, वो झाड़ मरने लगे और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में मरने लगे। तो अब क्या हो रहा है कि वो विलुप्त होने की कगार, विलुप्त होना मतलब क्या होता है? खत्म हो, विलुप्त होने की कगार पे आ गया। तो उसको हम काटने के लिए उसको भी मार नहीं करते। शीशम हुआ एक बहुत महंगी, सागौन से भी महंगी लकड़ी होती है, वो भी समाप्त होने की कगार पे, उसको भी नहीं काटते। यानी जो विलुप्त होने वाले पेड़ पौधे हैं उनको भी हम निशान नहीं लगाते, ठीक है ना। तो अब हम लोग, एक बच्चे ने मुझसे ऐसे ही मतलब पता नहीं कहाँ अनुभूति में पूछा था कि सर आप मतलब जो है पेड़ पौधे काटने की बात नहीं करते, मतलब बोलते हैं कि हमको बोल रहे हो कि भाई उनका मतलब था, उसका मतलब सीधा था कि हमको तो बड़े बता रहे हैं कि पेड़ पौधे मत काटो, और बोले खुद तो पेड़ पौधे काटते। तो मैंने कहाँ काटते? तो बताया था उन्होंने कि जंगल के तो काटते हैं ना। तो फिर मैं समझाया था बड़े से कि हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग इस तरह से काटते हैं। तुम लोग भी क्वेश्चन ही पूछ रहे, क्या बात है, बिल्कुल सब सुनते ही रहते हो, कुछ तो पूछा करो। जिज्ञासा लेके बैठना चाहिए। सही बोल रहे हैं। या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा या सब समझ में आ रहा कैसे बैठे? तो यहाँ तक कि हमने बता दिया। अब एक चीज और यहाँ पर बता देंगे, आगे आगे और कोई स्थान दूसरा स्पॉट देखो, फिर वो कहाँ पीपल के पास जो फंगस और बैक्टीरिया जमीन में होते हैं, है ना। जब ये नमी होती है ना तब ये एक्टिव हो जाते हैं, तब ये सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है ना। वो सक्रिय होते हैं, फिर इसको सड़ाते हैं। तो जितनी भी पत्तियां जो है ना, पत्तियां होती है, छोटे छोटे या बड़े बड़े जितने भी जीव जंतु मरे वाले रहते हैं, उनको सब सड़ाने का काम कौन करता है? फंगस, फंगस और बैक्टीरिया। लेकिन वो कब एक्टिव होता है? नमी में। पानी से कभी भी मत बोलना, नमी में वो एक्टिव होता है। इसलिए फंगस और बैक्टीरिया इसका सही जवाब जो है। तो फंगस और बैक्टीरिया इसको सड़ाते हैं, ठीक है ना। भाई दही कैसे बन जाता है? बैक्टीरिया ही सब दही बनता है। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोबैक्टर, अच्छा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो अब ये सड़ने के बाद क्या हुआ? इसका सड़ने के बाद क्या हुआ? मिट्टी बनेगी, अच्छी वाली मिट्टी बनेगी, ह्यूमस बनेगी। मिट्टी को बनाने वाला और कोई दुनिया में है क्या? है ना। केचुए भी है, लेकिन केचुए भी जो है ना अंदर जो काम करते हैं ना, इसी में ही काम करते हैं। जो मिट्टी बनती है ना, अगर अनउपजाऊ हो गई तो उसी को ही मतलब जो फिर वो अपने पेट में लेते हैं और उसको उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मिट्टी बनाने वाला 1000 वर्ष में मिट्टी की इतनी परत बनती है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और वो परत और वो मिट्टी केवल और केवल पेड़ पौधों के और जो जीव जंतु रहते हैं यहाँ मरे वाले, उनके सड़ने से ही बनती है। विशेष रूप से पेड़ पौधों का ही योगदान है।
जो जीव जंतु हैं वो कम होते हैं, उनका ये मान लो कि 10-15% होगा। बाकी जो है सारी पत्तियों के सड़ने से, डालियों के सड़ने से, तो एक तो सड़ने की प्रक्रिया अलग होती है और एक फिर मतलब जो है दीमक भी इसको मिट्टी बनाती है। दीमक में क्या होता है, दीमक की पाचन शक्ति जो है, क्या विशेषता होती है दीमक की जो पाचन शक्ति होती है ना, वो पाचन शक्ति इतनी तगड़ी होती है कि वो जो लकड़ियों में जो सेलुलोज होता है वो सेलुलोज को पचा लेती है ना। और उसके बाद में पूरा जो है दीमक क्या करता है, वो पूरा क्या करता क्या है, वो लकड़ी को खोखला करके खाता है ना, और खाने के बाद में विष्ठा निकालता है, वो अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। हाँ, तो इस तरह से भी मिट्टी बनती है। तो दीमक जो है डालियाँ सड़ती भी है, डालियाँ सड़ती भी है, पत्तियाँ भी सड़ती है, लेकिन पत्तियों भी खाता है वो। दो तरह से मतलब इसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब अपघटन होता है। ये कहलाते हैं अपघटक। क्या कहलाते हैं ये? अपघटक। ये अपघटन करते हैं नहीं तो अपघटक कहलाते हैं, सड़ाने वाले, सरल भाषा में सड़ाने वाले। अब ये अगर सड़ाने वाले यहाँ नहीं रहे तो क्या होगा? क्या होगा? और भैया बंजर बनी, ठीक। और क्या होगा? और हैं? ये कुछ मतलब कुछ थोड़ी दूर पहुँचे, थोड़ी सी दूर क्या होगा कि यहाँ पर पत्तियों का और जो जितने जीव जंतु है वो नहीं सड़ेंगे तो उसका बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा, अंबार रख जाएगा। पत्तियाँ रहेगी यहाँ पर ना तो हमारा जाना आना मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि मिट्टी नहीं बनेगी तो जैसे पॉलीथीन मिट्टी नहीं बनती तो पहाड़ बन जाओ, डालते पहाड़ बन जाता है, उसका वो नहीं होता है डिस्पोज। इसी तरह से ये भी पहाड़ बन जाएगा। और मिट्टी नहीं बनेगी तो क्या होगा कि हमारे लिए फिर मतलब फसल कहाँ से आएगी? अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि खेतों में बहुत दिनों तक के तो हम खेती करते रहते हैं। जैसे 2 साल 4 साल पहले खाद डाल दी, गोबर खाद। पहले गोबर खाद ज़्यादा हुआ करती थी तो हम गोबर खाद, आजकल क्या करते हैं जैसे ही उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म वैसे ही हमने डाला यूरिया, रासायनिक खाद। तो होता क्या है, वो हमारी ज़मीन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है और हमारे अनाज को भी बहुत ज़्यादा वो मतलब थोड़ा सा टॉक्सिक कर रहा है। जो रासायनिक खाद डाली जाती है, रासायनिक खाद आप कितनी डालोगे? रासायनिक खाद होता है कि 2-4-5 साल हमने मतलब जो है वो किया, तो जहाँ हमारा साधन है 2-4-5 साल खेती की, अगर हमारी उपजाऊ शक्ति कम हुई ज़मीन की, तो हम लोग क्या करते हैं, गोबर का खाद डालते हैं। तो गोबर का खाद कहाँ से आता है? और गाय क्या कहाँ से लाती है? चारा, घास, वो भी वहीं से, पत्तियों से। ये तो मिट्टी को केवल बनाने वाले कौन है? पेड़। इसके अलावा कोई चट्टान जो होती है उनमें रेत होती है, तो वो तो मिट्टी में मिलकर थोड़ा सा उसकी पोरोसिटी किसको कहते हैं? जो हवाएं उसमें प्रवेश करती है कि नहीं अंदर, जड़ों में जो हवाओं की ज़रूरत होती है, हवा बिना हवा के नहीं, तो पोरोसिटी को या जो छोटे छिद्र होती है उसको बढ़ाती है ना। जैसे काली मिट्टी होती है ना, बिल्कुल टाइट रहती है बिल्कुल, तो उसमें उतना ज़्यादा अंदर जाने का, हवा जाने का रास्ता उसमें नहीं रहता, ठीक है ना। तो मिट्टी पर आए, मिट्टी पे आए अपन। मिट्टी भी कौन बनाता है? पेड़ पौधे। फिर अपन ने बताया क्या, ऑक्सीजन कौन बनाता है? प्रदूषण कौन कम करता है? दूसरा कुछ है कि तो बता दो। दूसरा कुछ है? ऑक्सीजन बनाने वाला दूसरा कोई नहीं, प्रदूषण दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं। और जो तापमान जितना बढ़ रहा है, दिनों हर साल बढ़ रहा है, उसको भी मतलब कम करने में कौन है, किसका पूरा योगदान है? जैसे कि उनकी पत्तियों पर वो सूरज की किरणों को झेलते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्या हो गया? झगड़ा हो रहा? पेड़ पौधे
बड़ी नदियाँ जैसे कन्हान है, पेच है, उसके किनारे 200 मीटर की चौड़ी पट्टी इधर और 200 मीटर की चौड़ी पट्टी इधर, ये हमारे नियम है, झाड़ काटने के नियम है। 200 चौड़ी पट्टी इधर, दोनों ध्यान से, 200 चौड़ी पट्टी 200 मीटर और 200 मीटर इधर, ये पूरे नदी के किनारे छोड़ देते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करते और कभी भी इसमें पेड़ नहीं काटते, वो किसी भी साल कभी भी नहीं काटते। इसके अलावा जो हमारे जो छोटे नदी नाले हैं उसके 20 मीटर इधर और 20 मीटर इधर पेड़ पौधे नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? कि वही मैं पता, अगर मान लीजिए उसको काटेंगे तो फिर वो नदी भी चौड़ी होती है या नाला भी चौड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। और उसमें मिट्टी भी कट के आई, मिट्टी कट के आने से बताया था ना मैंने, क्या बताया? बताया था क्या? नहाने के लिए स्थान नहीं रहेंगे अपने, बताया कि नहीं बताया? दोहो का नाम लिया था कि नहीं मैंने? लिया था तो बताया था क्यों? अरे मैंने कहा जमीन उतनी हो जाएगी कि नहीं, और डोहो नहीं बताया था। सही बोल रहा, बिल्कुल। आने वाले सालों के लिए क्या होगा इससे जो मिट्टी धुल के आती है ना, मिट्टी मतलब जो है नदी नालों में आती है कि नहीं, तो हाँ ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहले क्या था कि ये जो हमारी जो दोनों नदियाँ थी, कौन सी नदियाँ, ये 12 महीने बहा करती थी। और बहुत सारे पातालकोट और ये जो महादेव है यहाँ पर भी बहुत सारे नदी नाले, हमारे गांव की नदी भी 12 महीने बहा करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कहीं कहीं उसमें पानी रहने लगा, है ना, तो ऐसा ही। और फिर बाद में वो मतलब उसका बहना धीरे धीरे बंद हुआ, टूटने लगा। जैसे जनवरी आई, फरवरी आई, इसी तरह से ये हमारी जो कन्हान नदी है और पेच नदी है 1990 तक के ये पूरे साल बहती थी, उसके बाद में बहना ख़त्म हो गया। ये हमारे जो गांव से गुजरती है ना नदियाँ, ये भी ऐसी पहले थी, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये मार्च तक के बहती रही होगी। और कुछ नदियाँ ऐसी भी हो सकती है कि वो पूरे साल भी बहती रहेगी। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल भी विपरीत हो गई है। इसका कारण ये है कि एक तो हमारा वो जो धरती में पानी जाने का सिस्टम है ना, वो मतलब जो कमज़ोर पड़ रहा है, उसको उधर ही बताएंगे, अभी यहाँ नहीं, लंबा है ना। और दूसरा मतलब जो है, एक और जो मिट्टी बह के आती है कि नहीं नदी नालों में, उथली हो रही ना, तो उससे हमारे जितने डोह थे, हमारी जो छोटी छोटी नदियों में डोह क्या होते, राजन डोह, सिरसा डोह, फुलपुल डोह, डोह क्या होते, डोह क्या होता है, गड्ढा रहता है, सब मालूम है यार, सब मालूम है। नदियों में जो है ना, जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है कि नहीं, उसको डोह कहते हैं ना। तो देखिए हम लोग जो है गांव में जो रहते हैं, जितने भी बच्चे रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, इनके लिए कोई स्विमिंग पूल वगैरह ऐसे कोई साधन नहीं है तैरने के या तैरना सीखने के लिए। वो डोही मतलब उसी में तैरते थे, उसी में नहाते थे और उसी में तैरना सीखते थे, है ना। तो अब वो उथले होने लगे तो अब कहाँ नहाएंगे, ये भी पूछ रहे हैं ना, गाँव में नदी में नहीं, कुओं में नहाते थे, बड़े कुओं में जाते थे, कुओं में नहा रहे हैं, डोह नहीं रहेगा तो कुओं में। तो ये हमारे डोह भी समाप्त हो, डोह जो समाप्त हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, ये तो नहाने की बात अलग है, हमारे मवेशियों के लिए बहुत दिनों तक पानी रहता था और जंगली जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी रहता था, वो अब नहीं रहता। अपन अब चलते हैं यहाँ से, जहाँ बहुत देर हो गई, अगर आप आराम से चलना इधर भाई, चलो भैया, ये पत्थरों के ऊपर से आएंगे तो धीरे धीरे आना। चलो इधर आओ आराम से, चलो इधर इधर से सब इधर आना, देख के आना बच्चों, इधर देखना, मैं इधर देख लेता हूँ। इधर देखना, आराम से हाथ छोड़ दो, एक दूसरे का हाथ छोड़ दो, आराम से छोड़ छोड़ दो बेटा, एक दूसरे का हाथ छोड़ दो। आराम से
आराम से पूछना मत कोई। ध्यान कुछ सोच रही हो। ये पहाड़, ये नदी, ठीक है ना। यहाँ पर ही बहुत अच्छा जगह हम जहाँ पर चुने हैं ना, बहुत अच्छी जगह। इधर पानी गिरेगा और इधर भी पानी। जब पानी गिरेगा ना तो उसकी गति तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है। जैसे ये जंगल दिख रहा है ना जंगल, तो ये पानी अगर पहले गिरेगा तो कहाँ पर गिरेगा भाई पानी? जंगल में, जहाँ पर वन है। बोल दिया करो, संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पत्ती बिल्कुल सही है, पत्तियों पर गिरेगा, फिर डालियों पर भी गिरेगा, तो पानी की गति धीमी हो जाएगी और वो नीचे जमीन पर आएगा। वो टप टप करके गिरेगा, है ना, टपकेगा। तो ऐसी स्थिति में पानी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा, है ना, जमीन के अंदर जाएगा। अब मान लो जून में पानी हुआ, चालू हुआ बरसात में, तो जून हुई। तो जून में जैसे ही पूरा महीने अगर अच्छा पानी गिर गया तो पूरी धरती क्या होगी? सरोवर हो जाएगी, पानी हो जाएगा। अभी यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो मेरे ख्याल से उसका होगा, नहर का। तो जहाँ पर क्या होगा, पानी जहाँ एक महीना हुआ तो पानी से धरती सरोवर हो जाएगी, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर पानी गिरेगा तो वो पानी जाएगा कहाँ? फिर धरती में जाएगा, लेकिन ऐसी जगह से निकलेगा वो, जैसे कि पहाड़ी है तो यहाँ से निकलेगा, उधर से वो पहाड़ी है तो वहाँ से निकलेगा, है ना। उसको क्या कहते हैं? पतझड़। बहुत सारे रोड से जाते हैं ना अपन, तो पहाड़ी रहती है तो नीचे पतझड़ होती कि नहीं? वही पतझड़ होती है। वो पानी कहाँ जाएगा? नीचे। तो वो अब ठीक है, पतझड़ से कहाँ आया पानी? छोटे नालों में आता है। छोटे नालों से कहाँ आया? नदी। या डायरेक्ट बड़ी बड़ी नदियों में भी चला जाता है सीधा, जैसे यहाँ पर है ना पानी में। अब ये पतझड़ कब तक चलेगी? जब तक क्या बरसात होगी तब तक चलेगी क्या? तो धूप से क्या होगा? पानी सूख जाएगा, है ना। उनका बहुत अच्छा जवाब है, देखिए मैं उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। ये पतझड़ एक तो जब तक के बरसात रहेगी तब तक के तो बहुत अच्छे से चलती रहेगी, है ना। और जैसे ही बरसात समाप्त हुई तो जो सूरज की किरणें जब पड़ेगी, अगर मान लो ये जंगल घना है तो सूरज की किरणें मतलब कम पहुंचेगी धरती पर, तो उसका जो धरती में जो पानी है ना, उसका जो वाष्पीकरण है वो धीरे धीरे होगा। अगर मान लो खुली धरती है तो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो जितने दिनों तक नमी बनी रहेगी और धरती सरोवर रहेगी तो वो पतझड़ इतने दिनों तक के चालू रहेगी। और जहाँ धरती का पानी पूरा सूखा, ऐसा खुले क्षेत्र में बहुत जल्दी होता है, सूखा पतझड़ बंद तो नाले में बहाव बंद, फिर नदी में भी बहाव बंद। पहले क्या हुआ करता था, बहुत घने जंगल हुआ करते थे, तो गढ़ान नदी में, पेंच नदी में 12 महीने मतलब धारा बनी रहती थी। आजकल लोगों से पूछो कि भैया ये धारा क्यों बंद हो गई है, ऐसा क्यों मतलब हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि साहब सिंचाई बहुत हो रही है ना। देखिए सिंचाई कितनी भी हो किसी भी नदी में तो पानी उससे कम जरूर होगा, लेकिन अगर पतझड़ अपनी चालू रहेगी ना तो उसमें इतनी धारा कुछ ना कुछ धारा उसमें हमेशा से चालू रहेगी, ठीक है ना। तो पानी जब तक के पतझड़ चलेगी तब तक रहेगा। अब पानी कहाँ से आया भाई? कुओं में, नदियों में, नालों में, जब तक कि ये पतझड़ रहेगी तभी तक के पानी इसमें रहेगा या बहेगा। जिस दिन ये पतझड़ खत्म हो गई तो पानी। तो अब पेड़ पौधों का क्या रोल आया कि नीचे रिचार्जिंग करते हैं पानी को, धरती में अवशोषित कराते हैं ये। उसके अलावा अगर मान लो मैदान है तो पूरा पानी क्या होगा? पूरा पानी बह के सीधा
नदी नालों में आएगा, नदी नाले से सीधा चला जाएगा और मिट्टी को अलग काटेगा ये, है ना, मिट्टी को अलग काटेगा और मिट्टी को बहा के लेके जाएगा। मिट्टी को बहा के लेके जाने के परिणाम मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा हो गया, पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं या फिर पूरी तरह समाप्त भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो पृथ्वी पर जो है सभी जीवों का जीवन कैसे चलता है, बिल्कुल शॉर्ट में, छोटे से, बहुत बड़ी बात है, ये इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र की बात है, लेकिन मैं उसको आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, है ना। क्या है कि देखिए आप, पृथ्वी पर पृथ्वी पर क्या होता है, जल होता है और जमीन होती है। पृथ्वी पर क्या होता है, क्या शब्द कर रहे थे आपसे, आपकी बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर क्या होता है, जल होता है और थल यानी जमीन। तो जमीन में या थल में अलग तरह से जीवन चलते हैं और जल में अलग तरह से जीवन चलते हैं, ठीक है ना। अब जमीन की बात करें अपन, जैसे यहीं पर अपन खड़े हैं, ये देखिए घास वगैरह हो रही ना, तो ये कहाँ से मतलब जो है भोजन ले रही है, मिट्टी से ले रही है। मिट्टी क्या है, निर्जीव है, घास क्या है, सजीव है। ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, मिट्टी से ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, और भोजन भी ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं। पानी भी निर्जीव है और ये मिट्टी भी निर्जीव है, ठीक है ना। फिर ऊपर से क्या कर रहे हैं, ये वायुमंडल से प्रकाश ले रहे हैं, प्रकाश सूर्य से है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले रहे हैं, काय के लिए ले रहे हैं, भोजन बनाने के लिए। काय के लिए ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब ये फोटोसिंथेसिस करने की फिर क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं, उसमें फल भी होते हैं, पत्तियाँ भी होती हैं, घास भी होते हैं, ठीक है ना। ये कहलाते हैं उत्पादक, यानी उत्पादन करने वाले। भोजन का उत्पादन केवल कौन करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल भी होता है साथ में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इनको कौन खाता है, हम लोग खाते हैं, हिरण खाता है, खरगोश खाती है, और भी बहुत सारे शाकाहारी प्राणी खाते हैं। फिर उनको कौन खाता है, मांसाहारी खाते हैं। तो मांसाहारी में भी शियार भी है और तेंदुआ भी है, टाइगर भी है, ये खाते हैं, ठीक है ना। तो टाइगर खाया, इनने सब ने खाया, फिर टाइगर क्या करता है बाद में, टाइगर कौन खाता है, टाइगर को कोई नहीं खाता, वो आपस में लड़के मर जाता है, या फिर वो बूढ़ा होता है तो मर जाता है। मरने के बाद कहाँ गया, वो मिट्टी में गया कि नहीं, फिर मिट्टी बनी। मैंने आपको बताया था कि जो सड़ाने वाले जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसको बोलते हैं खाद्य जाल, क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। और श्रृंखला बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। तो इसके चक्कर में हमको खाद्य जाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, लेकिन ये चक्कर चल रहा है कि नहीं ऐसा, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें घास अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा, घास पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वो मिट्टी तो बहेगी, लेकिन शाकाहारी वन्य प्राणी या प्राणी रहेंगे क्या, फिर वो नहीं रहेंगे तो फिर मांसाहारी रहेंगे क्या। फिर उसके बाद में चलो बहुत जल्दी चूहे अगर मान लो है ना, तो चूहों को बैलेंस करने वाला कौन है, बिल्ली और सर्प है ना। सांप भी खाता है ना, मेंढक को भी सांप खाता है। सांप को खाने वाला कौन है, उसको बैलेंस करने वाला कौन है, नेवला है और मोर वगैरह है ना। तो देखिए उनका भी अलग महत्व है, सांप का अलग, सबका अलग अलग महत्व है, ठीक है ना। अब कीटों का बता ही चुका हूँ मैं आपको, कीटों को कम करने वाले कौन है, पक्षी। तो ये चल रही, हमने अभी उदाहरण कहाँ का दिया, फॉरेस्ट का। इसी तरह से थल में आपका जैसे रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वहाँ पर जीवन अलग चलता है। वहाँ पर जीवन है ही नहीं कहना चाहिए तो चल जाएगा, है ना। बहुत ही टूटा फूटा जीवन है या टूटी फूटी श्रृंखला है। तो वहाँ पर टाप पे कौन है, बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, ईगल है, या फिर वो लकड़बग्घा होता है, वो है ना। छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, बहुत कम हरियाली होती है वहाँ पर। ऐसा बर्फीले स्थानों पर कौन है सबसे टॉप पे, एक तो वो क्या बोलते हैं, वो बर्फीला भालू होता है, या फिर बर्फीला तेंदुआ होता है, बर्फ में रहने वाला, ठीक है ना। वहाँ पर भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनको खाता है, समझ रहे हो ना आप लोग। ये जीवन चक्र चलता है अलग अलग। उसके बाद में जल में अलग चलता है। जैसे मान लीजिए समुद्र में है, तो वो समुद्र में कौन है, सबसे ऊपर कौन है, शार्क। व्हेल क्या होती है, शाकाहारी होती है, शार्क जो है सबसे ऊपर है। तो नीचे वहाँ पर पेड़ जो जितने भी जलीय पौधे रहते हैं वो क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उनको लेके छोटे जीव और फिर बड़े जीव को वैसा चलता है। नदी का भी अलग चलता है। यहाँ पर काई वगैरह दिख रही है आपको, तो छोटे छोटे मतलब जो है
बहुत सारे वो जीव जंतु इसके अंदर होते हैं ना, जली है ना, मछली होती है, ये सब पहले वो खाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में छोटी मछली बड़ी को खाती है, फिर बड़ी मछली, फिर और उससे बड़ी मछली फिर खाती है, सबसे बड़ी वाली मछली सब खाती है। उसके बाद में फिर ये अभी देखिए घूम रहे हैं, अभी बहुत सारे अभी बगला आया, तो कुछ मछलियों को तो उसने खा गया, है ना। बड़ी मछली अगर मान लो भालू वाला क्षेत्र है तो भालू खा लेगा, है ना। तो इसलिए वहाँ भालू टाप पे आया। इसी तरह से हमारे चाहे वो बगीचे का जीवन चक्र हो वो भी चलता है, वो भी मिट्टी में जाता है, मिट्टी में मिलता है, चाहे वो फसलों का हो और चाहे जल का हो, जल में नदी का हो, कुएं का हो, सबका अलग अलग, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र नाम से ही इसका कि जहाँ जैसी परिस्थिति होगी वहाँ, तंत्र क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र, तंत्र जो लगातार चलता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ जो परिस्थिति के उसके अनुसार चलने वाला तंत्र। इसमें कौन कौन भाग लेता है, निर्जीव और सजीव और क्या है, पर्यावरण, और मेन है अपने सूरज। बस चलिए मेरा यही, एक मिनट और आपको